थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इनटू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू पे, दैट इज़ कनाडा विजिट वीज़ा। जैसे को आपको पता है आजकल यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हर जगह पे एक हाइप क्रिएट हुआ हुआ है कि जैसे कनाडा को बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है और कनाडा जो है वो फ्री वर्क परमिट दे रहा है और लोग एक दफ़ा आ जाएँ तो फिर कनाडा बाहर नहीं निकालते, या मतलब इस तरह से बहुत सारी चीज़ें मिसकंसेप्शंस है। और लोगों की इवन ये भी यहाँ तक भी मैंने पढ़े हैं फेसबुक पे पोस्ट कि 25 लाख में डन वीज़ा मिल रहा है, कनाडा का 45 लाख में मिल रहा है, ये क्या है वो क्या है। तो इन सारी चीज़ों का जवाब देने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है। इसके अंदर आपको ये पता चलेगा कि विजिट वीज़ा बेसिकली है क्या, और इसका यहाँ पे काम करने से या यहाँ पे रहने से क्या ताल्लुक है। और कोशिश कीजिए कि जब आप किसी भी कंसल्टेंट को पैसे पे करते हैं तो उसे उसको पैसे पे करने से पहले आप खुद अपनी थोड़ी सी रिसर्च कर लें, क्योंकि हर एक चीज़ अवेलेबल है। यूट्यूब पे हर चीज़ अवेलेबल है, फेसबुक ग्रुप्स हैं बने हुए हैं जहाँ पे लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो बजाय इसके आप कंसल्टेंट को अपनी इतनी मेहनत से कमाए हुए देने के मतलब ना दें और खुद से कोशिश करें, तो आप मेरे ख्याल में आप एक अच्छा वीज़ा जो है वीज़ा केस तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है मतलब ये जो आपको एक वेबसाइट नज़र आ रही है, दिस इज़ द ऑथेंटिक वेबसाइट ऑफ कनाडा। यहाँ से आप और जो लिंक जो मैंने दिया हुआ है इसके अंदर आपको विजिटर वीज़ा के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी कि विजिटर वीज़ा आपको कैसे मिल सकता है, आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं, और फिर ये कि अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा तो वो किस किस बेस पे रिजेक्ट होता है। मतलब मोस्टली जितने लोगों के मैंने वीज़ा देखे हैं वो इस वजह से रिजेक्ट हो रहे हैं, फाइनेंशियल कुछ ना कुछ उनके अंदर डॉक्यूमेंट मिसिंग होते हैं। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जब भी आप अपना केस किसी कंसल्टेंट के से प्रोसीड करवाएं तो कम से कम अपने केस के साथ जो है शुरू से एंड तक उसको मॉनिटर करते रहा करें, क्योंकि कुछ मैंने केसेस ऐसे देखे हैं कि जहाँ पे कंसल्टेंट ने कहीं पे भी कोई फेक डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं। उस फेक डॉक्यूमेंट्स लगाने का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि ना सिर्फ उस शख्स का वीज़ा रिजेक्ट किया गया बल्कि उसको 10 साल के लिए कनाडा के वीज़ा के लिए बैन भी कर दिया गया। और फिर ये जो बैन होता है ये सिर्फ आपका एक मुल्क के वीज़ा में शो नहीं हो रहा होता। जैसे आई थिंक कनाडा एंड अमेरिका और एक और मुल्क है, दे शेयर दे बॉर्डर इंफॉर्मेशन विद ईच अदर। तो एक मुल्क का जो बैन किया हुआ होता है वीज़ा, और फिर आपके दूसरे मुल्क के वीज़ा के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर भी आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ कि बहुत ज़्यादा लोग जो होते हैं वो ये समझते हैं कि जब आप एक दफ़ा यहाँ पे विज़िट वीज़ा पे आ जाते हैं तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं होता, कनाडा वाले बाहर नहीं निकालते और आप उसको इजीली कन्वर्ट करा सकते हैं वर्क परमिट में या फिर स्टडी में। तो ये बात जो है ये थोड़ी-सी जो है मतलब, और कुछ लोग उसके लिए वर्क परमिट सेल भी करते हैं। जो सेल करना या परचेज़ करना वर्क परमिट ये इल्लीगल एक्टिविटी है और ये फ्रॉड एक्टिविटी में आता है। तो और आजकल लोग इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जो सेलर हैं वर्क परमिट परमिट के, वो बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने रखे हुए हैं रेट्स। और वो लोगों से वो पैसे लेके तो उनको वर्क परमिट बेचते हैं और वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से कमा रहे हैं। हमें इस चीज़ को इनकरेज नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके साथ ये है कि अगर आप उसको स्टडी में कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक ख़ास तरह के आपको डॉक्यूमेंट्स फ़ॉलो करने पड़ते हैं, प्रोसीजर फ़ॉलो करना पड़ता है। तो और जो विजिट वीज़ा पे आते हैं उन लोगों का सबसे बड़ा जो मतलब नुकसान होता है, यहाँ पे लोग ये समझते हैं कि जब आप विजिट वीज़ा पे आ जाएंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। ऐसे नहीं होता। अगर आप विजिट वीज़ा पे आ रहे हैं तो कम से कम आपके पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए कि आप 6 महीने तक आप यहाँ पे सरवाइव कर सकें, क्योंकि जब तक आप विजिट वीज़ा पे हैं आपको कनाडा में कोई भी एम्प्लॉयर जो है वो आपको जॉब नहीं देगा। क्योंकि एक होता है सोशल इंश्योरेंस नंबर, जिसे हम सिन नंबर भी कहते हैं, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। और वो नंबर होता है जैसे गवर्नमेंट हमारी जो इनकम है या हमारी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री जो होती है उसको ट्रैक कर रही होती है। जो लोग अथेंटिक या लीगल तरीके से कनाडा में आते हैं, जैसे स्टूडेंट्स आते हैं या पीआर पे लोग आते हैं, तो उनको वो सिन नंबर मिलता है, उनको वो सिन नंबर अलॉट होता है। लेकिन जो लोग विजिट वीज़ा पे आते हैं उनको अलॉट नहीं होता है, जिसकी वजह से कोई भी एम्प्लॉयर जो होता है उनको काम पे नहीं रख सकता। एक तो ये चीज़। दूसरा, जब आप विजिट वीज़ा पे आते हैं तो सबसे पहले तो आप जॉब नहीं कर सकते। तो इस वजह से यहाँ पे आके जो कि लोग आते हैं तो पहले ही सब कुछ अपना कंसल्टेंट के हवाले करके आते हैं। जब यहाँ पे आते हैं तो उनके पास कोई भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। और कभी आप फेसबुक पे फेसबुक के जो ग्रुप बने हुए हैं उनके अंदर आप सर्च करें तो कई ऐसी स्टोरीज मिलेंगी ऐसे लोगों की जो विजिट पे आते हैं और फिर यहाँ पे आके सफ़र करते हैं। अ, और अगर आप जेन्युइनली एक टूरिस्ट हैं जो यहाँ पे आके आप विजिट करना चाहते हैं तो दिस इज फॉर यू।
आप डॉक्यूमेंट्स जो जो आपने लगाने हैं, एक तो सबसे पहले आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट लगानी होती है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट बनाने में हमारे लोग क्या करते हैं, किसी न किसी बैंक से बनवा ली, फेक बनवा ली। उसका सबसे बड़ा लॉस ये होता है कि जब आप क्योंकि आपने लॉजिकली सपोर्ट करना होता है हर चीज़ को, हर क्लेम जो आप कर रहे होते हैं। अगर आपकी 60,000 तनख्वाह है और आप अपने अकाउंट में दिखा रहे हैं 2 करोड़ या 3 करोड़, तो ऑब्वियसली इट्स अ फेक डॉक्यूमेंट। ये ना सिर्फ आपका वीज़ा रिजेक्ट करने का सबब बनेगा, बल्कि आपको 10 साल का बैन भी हो सकता है। तो आप हमेशा अपनी बैंक स्टेटमेंट अगर आप रखवा रहे हैं, तो कम से कम आप उसको अपनी इनकम से थोड़ा बहुत रिलेट तो करें कि आइदर जो मनी आप शो कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं है। एक तो ये चीज़, दूसरा आपकी ट्रैवल हिस्ट्री। ट्रैवल हिस्ट्री अक्सर लोगों के ये ज़हन में कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे अगर हमारे पासपोर्ट पे कोई भी वीज़ा नहीं लगा हुआ तो हमें कनाडा का वीज़ा नहीं मिलेगा, तो दिस इज़ नॉट द ट्रू केस। आपका केस सिर्फ और सिर्फ स्ट्रांग होना चाहिए। आप अपनी इंटेंशन अगर विजिट की दिखा रहे हैं तो आपको वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस करना होता है। वीज़ा ऑफिसर इज जस्ट लाइक अ ह्यूमन, लाइक ऑल ऑफ अस। कोई मशीन नहीं है कि जिसने राइट और रॉन्ग डिसाइड करना है, बल्कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स की बेस पे आपको जज करते हैं। ये देखना चाहते हैं कि आइदर यू आर एन authentic or genuine person or with the genuine intentions or not। तो उस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अगर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं भी है तो होगा, लेकिन आपने अपना केस जो है बैंक स्टेटमेंट के हवाले से और जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं उनके हवाले से आपको ख़ास तौर पे करना होगा। उसके अलावा पर्पस ऑफ ट्रैवल में आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप 1 या 2 पेजेज़ का अपना प्लान बताएँ, जिसके अंदर आप सारा उसको एक्सपैंड करें कि आप कहाँ-कहाँ जाएँगे। मतलब इट विल नॉट बी अ कन्फर्म प्लान, लेकिन कम से कम आप एक प्रपोज़ प्लान तो दे सकते हैं ना कि आप कहाँ जाएँगे, क्या देखना चाहेंगे। इसके लिए बेहतर ये है कि आप एक दफ़ा कनाडा की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है या कोई और वेबसाइट जो आपको कनाडा के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन दे देगी, या उस शहर का कि जहाँ पे आप जाना चाहते हो उसके बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन दें। कम से कम आप उसके बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च करें, आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत पता हो, ताकि आप उसको अपने पर्पज़ ऑफ ट्रैवल में लगा सकें। उसके बाद इसके रिस्क क्या-क्या होते हैं? रिस्क यही होते हैं कि सबसे पहले आके आपको अपने लिए फाइनेंशियल, क्योंकि जब आप यहाँ पे आते हैं तो फिर आप 6 महीने के लिए आपको चीज़ें भी रेंट पे, मतलब घर रेंट पे लेना पड़ता है। और यहाँ पे अनफर्निश्ड अपार्टमेंट, क्योंकि यहाँ पे जैसे बड़े-बड़े शहर हैं, टोरंटो हो गया और ब्रिटिश कोलंबिया और इस तरह से जो बड़े शहर हैं, वहाँ पे हाउसिंग क्राइसिस है। वहाँ पे रेंट बहुत ज़्यादा है, मिल नहीं रहे लोगों को, जिसकी वजह से वहाँ पे अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं। अब जहाँ पे हम रह रहे हैं, इट्स काइंड ऑफ अ बेसमेंट और बहुत ही छोटा कमरा है, अनफर्निश्ड है, बट वी आर पेइंग लाइक 1250 डॉलर, लाइक $1250 फॉर अ बेसमेंट, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। इसमें सारी यूटिलिटीज है। उसके अलावा जैसे मोबाइल का खर्च होता है, तो मोबाइल का जो प्लान है वो कम से कम आपको $45 का मिलेगा। मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जो आपका मंथली जाएगी, 6 महीने के लिए आपको $45 देना पड़ेगा। फिर आपके पास गाड़ी नहीं है, आपको बस का पास लेना होगा, तो बस का पास महीने का आपका $80 का आता है, वो आपको लेना पड़ेगा। फिर आपको सर्वाइव करने के लिए यहाँ पे ग्रॉसरीज वगैरह लेनी पड़ेंगी, तो कम से कम ग्रॉसरीज के लिए भी आप अपना $500 रखें। और अगर आप नहीं करते, मतलब फिर भी करते करते आपका 250 या $300 कहीं नहीं गया, ये आपका खर्च होगा, लाजमी होगा। उसके अलावा रेंट में अगर आप शेयरिंग पे भी रहते हैं तो कम से कम आपको 800 या 600 $800 तक रहेगा। मतलब ये कम से कम आपका एक सिंगल पर्सन का $1000 जो है पर मंथ जो होगा, वो उसका लाजमी खर्चा होगा। अगर आप ये सब कुछ कर सकते हैं या आपको लगता है कि आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतने हैं, तो फिर आप ये विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई करें, अगर आप वाकई उसको। लेकिन अगर आप यहाँ पे आते हैं और सिर्फ कंसल्टेंट को ही अपने सारे पैसे दे के आ जाते हैं, यहाँ पे आप कुछ भी नहीं लेके आते, तो इट मीन्स कि आपके लिए यहाँ पे सरवाइव करना बहुत मुश्किल होगा। और सिन नंबर ना होने की वजह से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे लोगों की हेल्प भी नहीं करते। और फ्रॉड से बहुत ज़्यादा बचिएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉड जो है, स्कैमर और हैकर जो मतलब आपकी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, स्कैम कर लेते हैं आपके। क्योंकि हम यहाँ पे नए आए होते हैं, हमें नहीं पता बैंक किस तरह से काम कर रहा होता है, बैंक का क्या मतलब, किस तरह से रिस्क फैक्टर है, क्या चीज़ें नहीं है। और इसलिए इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखिएगा। लोग क्या करते हैं, जैसे भी यहाँ पे आते हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा ब्रांडेड चीज़ें और ये वो ख़रीदने के चक्करों में पड़ जाते हैं। अगर आपने यहाँ पे रहना है और अगर आपने कनाडा में सर्वाइव करना है, तो लिटरली आपको एक-एक डॉलर बचा के रखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और अगर बेहतर है कि आप अपने कंसल्टेंट को इन्वॉल्व ना करें, बल्कि आप खुद अपना सारा विज़िट का प्रोसेस करें।
विजिटर वीज़ा का, और उसके लिए कोई भी, और शायद उसके लिए 180 या 200 के राउंड अबाउट फ़ी होती है, जिसके अंदर आपकी बायोमेट्रिक फ़ीस सब कुछ होता है। तो कंसल्टेंट को इन्वॉल्व करने की बजाय आप खुद करें, और अगर आप कंसल्टेंट को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो कम से कम उसके साथ इन टच रहें, ताकि आपको पता चले कि वो क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं, ताकि आपको किसी किस्म का मसला ना हो। बाकी अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको उसका जवाब दे सकूँगी। थैंक यू सो मच, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, क्योंकि जितना भी अभी तक वॉच टाइम आ रहा है वो मोस्टली यूज़र से आ रहा है जो नॉट सब्सक्राइब रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, या अगर आपको आपको इससे थोड़ा बहुत फ़ायदा भी हो रहा है, तो थोड़ा सा चैनल को जो है लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे इनकरेजमेंट मिलेगी और मैं ऐसी भी वीडियो और भी बनाती रहूँगी। थैंक यू एवरीवन।